welcome back to Edusol and welcome to yet another lecture of our Indian political thought series। हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम अपना थर्ड लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे राजधर्म। राजधर्म का लिटरल मीनिंग लाइक किंगशिप यानी कि राजा का धर्म इससे होता है, बट इससे कहीं और चीज़ें हम पढ़ेंगे। राजधर्म में लाइक जो किंग है हमारे, उनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, फिर स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, और साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस कि हमें क्यों किंग को रेस्पेक्ट करना चाहिए, एंड किंग के जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो राजधर्म है ये महाभारत से आता है। महाभारत में के शांति पर्व में भीष्म ने कुछ राजधर्म बताए हैं कि किंग जो है उनके क्या धर्म होने चाहिए, जो स्टेट है उसके क्या धर्म होने चाहिए, और जो वहाँ के सब्जेक्ट्स हैं उनके क्या धर्म होते हैं। इन सबको हम बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग ऑन टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड सबसे पहले हम देख लेते हैं महाभारत क्या है, या फिर जो हम ये शांति पर्व की बात कर रहे हैं ये क्या है। सो जो ये महाभारत है ये ग्रेटेस्ट एपिक है इन द होल वर्ल्ड, बट ये एक इंडियन एपिक है जिसे कि वेद व्यास ने कंपोज करा हुआ है। और ये जो महाभारत है ये कुछ 18 पर्वास में डिवाइड है। 18 पर्वास जिसको हम बोल सकते हैं पार्ट्स बोलते हैं, या कुछ लोग इसे बुक्स भी बोलते हैं, 18 बुक्स भी बोलते हैं, बट द एग्जैक्ट थिंग इज पर्व, इसे पर्व बोलते हैं। एंड अमंग दीज इन 18 पर्व में से जो 12th पर्व है वो है शांति पर्व, और ये सबसे बड़ा पर्व है, सबसे लंबा है ये पर्व, और इसी में राजधर्म की बात करी गई है। और ये जो शांति पर्व है ये एक डिस्कोर्स होता है बिटवीन भीष्म एंड युधिष्ठिर। देखिए उस टाइम पे क्या होते हैं कि जो भीष्म थे वो सर सैया पे लेटे हुए होते हैं, उनको सर यानी कि जो बाड़ों की सैया होती है उस पर वो लेटे हुए होते हैं। उनको एक वरदान प्राप्त था कि जब तक वो चाहते नहीं तब तक उनकी डेथ नहीं हो सकती है। तो ड्यूरिंग द युद्ध, जो महाभारत का युद्ध होता है, उनको बहुत सारे बाढ़ लग जाते हैं और वो फिर गिर जाते हैं, वो बिल्कुल से एक टाइप से अजलस टाइप के हो जाते हैं। उसके बाद वो खड़े होने लायक नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उस टाइम तक उनको इच्छा नहीं रहती है मरने की, इसलिए उनकी डेथ नहीं होती है, तो वो वहीं पर लेटे ही रहते हैं। और वहाँ पर कुछ जो पांचों पांडव होते हैं वो आते हैं, और श्री कृष्ण भगवान आते हैं, और वेद व्यास जिन्होंने ये महाभारत लिखा हुआ वो भी आते हैं। एंड आते हैं विदुर। विदुर जो कि वैसे तो एक दासी के बेटे थे, बट ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट गाय। वो उस टाइम पर मिनिस्टर के पोस्ट पर थे, जो महाभारत काल जो चल रहा था उस टाइम पर। तो इसलिए ये सब लोग आते हैं भीष्म के पास, और फिर भीष्म से कुछ क्वेश्चंस करते हैं युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े भाई होते हैं पांडवास में। युधिष्ठिर वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि किन परिस्थितियों में राजा को कैसे कदम उठाने चाहिए, या फिर लाइक कोई इमरजेंसी आ गई उस टाइम पर राजा को क्या करना चाहिए, और राजा की कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि उसे कैसा बिहेव करना चाहिए सबके साथ, और क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। ऐसे ढेर सारे वो क्वेश्चंस करते हैं और भीष्म उसका आंसर देते हैं। जो भीष्म होते हैं सरसैया पर लेटे हुए वो उसका आंसर देते हैं, और इन सब को सुनते रहते हैं वेद व्यास, जो इसको बाद में कंपाइल करके लिख देते हैं, शांति पर्व में डाल के से लिख देते हैं। शांति पर्व का कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें कुल मिला के 365 चैप्टर्स हैं, और 13,700 से ज़्यादा वर्सेस हैं। वर्सेस यानी कि श्लोकास होते हैं वही हैं। एंड ये जो शांति पर्व है ये कुछ 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, या फिर जिसे बोलते हैं उप पर्व, जिसे बोलते हैं उप पर्वास में ये डिवाइड करा गया है। तो ये इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे पहला जो पर्व आता है वो राजधर्म अनुशासन पर्व आता है, जिसे कि हमें सबसे बेहतर तरीके से यही पढ़ना है, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर सेकंड पे आता है अपधर्म अनुशासन पर आपदा धर्म अनुशासन पर्व। इसमें है कुछ इमरजेंसी कंडीशंस बताए हुए हैं जिन पर कैसे किंग को रिएक्ट करना है, किन इमरजेंसी कंडीशंस में किस तरीके से किंग को रिएक्ट करना है ये बताया है। और थर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है मोक्ष धर्म। कि मोक्ष क्या होता है, लाइक जो हमारा हमारे शॉल का जो यूनिफिकेशन है गॉड से, उसको बोलते हैं सल्वेशन अचीव करने को बोलते हैं मोक्ष। और ये भी एक धर्म होता है हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार। तो ये भी बताते हैं भीष्म कि किस तरीके से हम ये धर्म अटेन कर सकते हैं। और ये जो राजधर्म है ये स्टेट के बारे में बात करता है, किंग के बारे में बात करता है, और ड्यूटीज़ ऑफ किंग के बारे में बात करता है, इन सब के बारे में। तो हमें यही सबसे पहले पढ़ना है, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स सी कि आगे ऑरिजिन ऑफ स्टेट हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ऑरिजिन ऑफ स्टेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें किंगशिप पढ़ना है, तो हमको पहले ये देखना होगा कि ये किंगशिप का ओरिजिन कैसे हुआ। ओके,
तो भीष्म क्या बताते हैं, भीष्म बताते हैं कि जो ये जो दुनिया है या फिर जो स्टेट है ये कहाँ से आई। पहले तो वो प्री स्टेट की बातें करते हैं। लाइक हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में देखा था कि वहाँ पे जो थिंकर्स थे वो बताते थे, स्टेट ऑफ नेचर की बात करते थे, राइट। स्टेट ऑफ नेचर हमने कई सारे थिंकर्स का देखा। लाइक तीन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तीन थिंकर्स, हॉब्स, लॉक एंड रूसो, उन सब का हमने देखा था। तो ऐसे ही भीष्म कुछ बताते हैं प्री स्टेट की बातें, मतलब स्टेट ऑफ नेचर की बातें। तो वो बताते हैं कि वो इनका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो काफ़ी कुछ रोसों से मिलता जुलता है। ओके, तो आप एक कनेक्ट करने के लिए आप समझ लेंगे कि रोसों से मिलता जुलता, तो आपको बेहतर से याद रहेगा। सो जो इनका स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत ही, उसमें बहुत ही धर्म के साथ लोग अपना लाइफ जी रहे हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, उनमें कोई भी वाइसेस नहीं है, यानी कि कोई भी बुराइयां नहीं है, सब एकदम वर्चुअस लोग हैं और अपना लाइफ बिल्कुल शांति के साथ, पीस के साथ जी रहे हैं। बट जो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो लोगों में प्रॉस्पेरिटी आने लगती है। ओके, कुछ टाइम बाद प्रॉस्पेरिटी आने लगती है लोगों में, और उसके बाद लोगों में ऊंच नीच की भावना आ जाती है और फिर एनार्की प्रेवलेंट हो जाती है, यानी कि अराजकता वाली स्थिति हो जाती है। और ये अराजकता में मत्स्य न्याय एमर्ज हो जाता है। मत्स्य न्याय पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। मत्स्य न्याय क्या होता है, लाइक जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरीके से जो स्ट्रॉन्गर वन है वो अपने से लोअर वन को या फिर अपने से वीकर वन को जीने नहीं देते हैं, उनको उनकी इंडिविजुअलिटी उनसे छीन ली जाती है, उनकी लिबर्टी उनसे छीन ली जाती है, वो अपनी चीज़ें दूसरों पर थोपने लगते हैं। जो स्ट्रॉन्गर वन है वो अपनी चीज़ें जो वीकर वन है उन पे थोपने लगते हैं और उनसे उनका एक्सप्लॉइटेशन करने लगते हैं। फिर क्या होता है कि जो कुछ गॉड होते हैं और जो सेजेस होते हैं वो सब मिलके जाते हैं ब्रह्मा के पास और उनसे बोलते हैं कि देखिए हमारे जो अर्थ है उस पर बहुत ही ज़्यादा एनार्की फैल चुकी है और हम इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं, अपनी अपनी सिक्योरिटी करना चाहते हैं, हम खुद सिक्योर होना चाहते हैं। तो ब्रह्मा क्या बताते हैं कि ये जो अधर्म है इसको एंड करने के लिए वो बुलाते हैं पहले विरजस को। विरजस एक होते हैं उस टाइम पे, उनको बुलाते हैं कि तुम राजा बन जाओ इन सब के। लेकिन विरजस क्योंकि बहुत ही गहरे मेडिटेशन में लीन होते हैं तो वो उस टाइम पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए इनके जो ग्रैंडसन होते हैं पृथु, जिनका नाम था पृथु, वो आते हैं और उनको फिर राजा बनाया जाता है। और इनको राजा बनाया जाता है, साथ ही साथ ये लोग इनको अपना कुछ प्रोडक्ट जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसका 50% देने के लिए मान जाते हैं कि हम आपको जो भी हम लाइव स्टॉक से प्रोड्यूस करेंगे उसका हम 50% देंगे आपको, और जो प्रेशियस मेटल्स होंगे या फिर जो फूड ग्रेन्स होंगे उसका 1/10 देंगे हम आपको, इतना पृथ्वी को मिलेगा। और बदले में क्या करना है, इनको सबको सिक्योरिटी प्रदान करना है, सबके ऊपर शासन करना है, सबको धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करना है। तो ये जो इलेक्टिव थ्योरी ऑफ स्टेट है ये 67 चैप्टर ऑफ शांति पर्व में है। और ये इसको बोला जाता है कि ये एक सेमी कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ था, सेमी कॉन्ट्रैक्चुअल एक टाइप से एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम पढ़ते आ रहे थे वेस्टर्न में कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उस टाइप का इसको बिल्कुल से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बोला जा सकता कि सामने से हो रहा है, बट क्योंकि ये इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं ब्रह्मा, इसमें एज अ मिडल मैन काम कर रहे हैं ब्रह्मा, तो इसे एक सेमी कॉन्ट्रैक्चुअल बोला जा सकता है। सेमी कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पे राजा पृथु और इन सारे जो भी निवासी हैं अर्थ के, इनके बीच में। आगे हम किंग की क्वालिटीज़ देख लेते हैं जो कि भीष्म में बताते हैं कि किंग की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो देखिए, किंग लिटरली मीनिंग क्या होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, राजन बोलते हैं। और ये जो राजन वर्ड है ये आया है रंज वर्ड से, और रंज जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है टू प्लीजर, किसी को खुश रखना, लोगों को, मतलब जो भी आपके सामने है, जो भी आपके समक्ष है उसको खुश रखना। तो प्लेजर, ये जो किंग है इसका क्या काम है कि लोगों के प्लेजर के लिए ये किंग बनाया गया है, ये अपने लिए नहीं बने हैं किंग। तो अब देख लेते हैं कि इनके क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये आप नोट कर सकते हैं, ये चैप्टर 70 ऑफ शांति पर्व में दिए गए हैं ये क्वालिटीज़ किंग के। सो भीष्म में कुछ 36 वर्च्यूज़ डिस्कस करते हैं। वैसे तो इन सारे 36 वर्च्यूज़ को यहाँ पे लिखना ईजी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ वर्च्यूज़ यहाँ पे नोट डाउन करे हैं, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की क्वालिटीज़ होने चाहिए किंग में। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली क्वालिटी जो आ जाती है किंग की, वो हो जाती है एब्सेंस ऑफ रैथ एंड मैलिस, मतलब उसमें क्रोध और द्वेष नहीं होनी चाहिए। क्रोध होनी चाहिए बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होनी चाहिए। लाइक जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं
उन पर कभी ऐसे बेवजह क्रोध नहीं करना चाहिए, और जो भी उसके एनिमीज़ हैं उन पे तो उसे क्रोध करना ही चाहिए, या फिर जो इंसान है जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर उसे क्रोध दिखाना चाहिए। एंड उसकी जो अर्निंग हो वो एब्सेंस ऑफ क्रुएलिटी एंड प्रोसिक्यूशन हो, यानी कि जो भी वो अर्निंग कर रहा है, अर्निंग तो बहुत ही ज़रूरी होती है हर एक राज्य के लिए। लाइक उसे अगर मान लीजिए किंग को कुछ भी बनवाना है अपने राज्य में, कोई स्कूल बनवाना है, कोई मंदिर बनवाना है, कोई हॉस्पिटल बनवाने हैं, तो ट्रेजर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसे ट्रेजर तो गेन करना चाहिए, लोगों से टैक्स लेना चाहिए, बट विदाउट एनी प्रोसिक्यूशन एंड क्रुएलिटी नहीं करनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ प्राइड एंड वैनिटी से भी उसे दूर रहना चाहिए। एंड सेल्फ कंट्रोल अंडर एंड मस्ट कीप हिज पैशन अंडर कंट्रोल, उसे खुद पर संयम रखना चाहिए, खुद और आत्मसंयम के साथ साथ अपने पैशंस पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। अपनी जो भी निजी लाइफ है, जो भी उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो जनता में नहीं आने देना चाहिए, और जनता में को उन चीज़ों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड सिक्योरिंग देयर हैप्पीनेस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, तुमको बनाया इसीलिए गया है टू प्लेजर के लिए बनाया गया है लोगों के। तो प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, उसको अपने भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सिटीजन्स हैं वहाँ के, जो भी लोकल्स हैं, उनको सिक्योर रखना चाहिए, एंड उनके हैप्पीनेस का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अर्न वेल्थ इन अ जुडिशियस वे, जो भी वो वेल्थ अर्न कर रहा है उसको एक जुडिशियस वे में रहना चाहिए। एंड ही शुड बी लिबरल एंड प्योर, उसे हमेशा लोगों से उदार होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। उसका जो चरित्र है उसे प्योर होना चाहिए। उदार रहने का मतलब हर किसी से तो वो उदार रह नहीं सकता, जिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए उसे उदार। जो लोग अच्छे हैं उनके साथ अच्छा, एंड जो लोग बुरे हैं उनके साथ बुरा। एंड किंग शुड हैव ब्यूटीफुल कंटेनेंस एंड शुड हैव चैरिटेबल एट द सेम टाइम, उसे चैरिटेबल होना चाहिए, चैरिटी की चीज़ों को उसे प्रमोट करना चाहिए। एंड फिर आ जाते हैं हम कुछ ड्यूटीज़ पे, जो किंग है उनकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। धर्म एंड प्रजाहित, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी। तो ये जो किंग है उनको, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि धर्म का पालन करवाना लोगों से, जो भी उसके प्रजा हैं, जो भी या फिर वो जो खुद है किंग, वो उसे अपनी ड्यूटीज़ का पालन करना चाहिए, और लोगों से करवाना चाहिए धर्म का पालन। जैसे कि जो भी लोग हैं वो अपने वर्ण के हिसाब से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहें। एंड यहाँ पे जो धर्म है वो एक कॉस्मिक लॉ, जैसा कि हम फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि धर्म क्या है, तो ये कॉस्मिक लॉ है। लाइक रीति, लाइक जो जैसे जैसे जिन वर्णास को जो जो काम बांटे गए हैं वो अपने हिसाब से अपनी ड्यूटी निभाता रहे। और जो ये प्रजाहित है ये कुछ और नहीं है, प्रजाहित मतलब कि जो भी लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम होता रहे। देखिए जो हमारा शांति पर्व है, यानी कि जो हमारा महाभारत है, ये भी वेलफेयर स्टेट की बात करता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था मनु के टाइम पे, मनु का भी यही था कि कोई ऐसा पहला ग्रंथ जो कि वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात कर रहा हो, क्योंकि हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड थिंकर्स को पढ़ते हैं, उनमें हमें 1930 से पहले कहीं भी वेलफेयर स्टेट की बात नहीं सुनने को मिलती है, क्योंकि 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन आता है उसके बाद ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इनको ये समझ में आता है कि ये वेलफेयर स्टेट भी कोई चीज़ होती है। तो ये हम देख रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको याद रखिएगा कि वेलफेयर स्टेट की बात यहाँ पे भी करी गई है, और जो भी नीडी एंड हेल्पलेस एंड डिस्ट्यूटेड यानी कि पुअर्स हैं उनका हमेशा उनके हित में हमेशा काम करना चाहिए। और किंग को एंड गिव अप हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसे अपने लाइक्स अपने डिसलाइक्स पे नहीं फोकस्ड रहना चाहिए, उसे हमेशा जनता के लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे फोकस्ड रहना चाहिए। देखिए ये जो राजधर्म है ये नॉट ओनली फॉर वो किंग्स हैं, बट आज के टाइम में भी जो किंग्स हैं सिर्फ एंशियंट टाइम के किंग्स के लिए नहीं है, आज के टाइम के किंग्स के लिए, एंड हमारी डे टू डे लाइफ में रेलेवेंस करती है ये चीज़ें। लाइक जो फैमिली है, फैमिली का जो हेड होता है उसको भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो किसी भी फील्ड में है और वो एज ए लीडर वर्क कर रहे हैं वो अगर ये चीज़ें फॉलो करें तो वो एक अच्छा रेवोल्यूशन ला सकते हैं अपनी जगह पे, और एक अच्छी कंपनी या फिर एक अच्छा जो भी लीडरशिप जहाँ भी वो कर रहे हैं वो चीज़ बना सकते हैं, एक अच्छी फैमिली बना सकते हैं, एक अच्छा स्टेट बना सकते हैं, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एक अच्छा एसोसिएशन बना सकते हैं, जो भी लोग हैं अगर लीडर्स ऐसे एक्ट करें तो। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। एंड गुड कमांड ओवर दंड नीति हम फर्स्ट लेक्चर से हम ये भी देखते आ रहे हैं। दंड नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दंड इज समथिंग लाइक पनिशिंग द एविल्स, जो पनिशिंग द डेविल्स, जो भी डेविल्स हैं उनको पनिश करना दंड नीति में आता है। आगे हम दंड नीति को थोड़ा हम डिस्क्राइब करके देखते हैं। एंड प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट से दोनों से प्रोटेक्ट करना। एंड रेस्पेक्ट पुरोहित्स
पुरोहित का रेस्पेक्ट करना, क्योंकि जो किंग है उनको एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं पुरोहित, और पुरोहित ही होते हैं जो कि इन्हें विद्या प्रदान करते हैं, जो कि इन्हें नॉलेज देते हैं। इन सब चीज़ों का काम पुरोहित का ही होता है। अपॉइंट ऑनेस्ट मिनिस्टर्स, जो भी ये मिनिस्टर्स अपॉइंट कर रहा है उनमें उनकी भी क्वालिटी बताते हैं भीष्म, कि उनमें भी कई सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये सब सारी क्वालिटीज़ देख कर एक किंग को अपॉइंट करना चाहिए अपने मिनिस्टर्स को। सो जो इनके मिनिस्टर्स हैं उनमें इंटेलिजेंस होना चाहिए, डिलाइटफुलनेस होना चाहिए, ऑनेस्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑनेस्टी होनी चाहिए, उनका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, एंड उनको ओबीडियंट भी होना चाहिए अपने किंग के प्रति। एंड आफ्टर दैट अपॉइंट सर्वेंट्स अकॉर्डिंग टू ऑफिस अस्यूम टू देम। यहाँ पर जो ये सर्वेंट्स बोल रहे हैं ये सिर्फ अनस्किल्ड वर्कर नहीं है, लाइक जो सर्वेंट्स आज के टाइम में हम जैसा यूज़ करते हैं, बट ये बोल रहे हैं सर्वेंट्स डिनोट अदर ऑफिशियल्स एक्सेप्ट मिनिस्टर। जो बाकी सब जो ऑफिशियल्स होते हैं, लाइक कुछ होते हैं मिनिस्टर होते हैं, एंड कुछ होते हैं जो बाकी राज्य के काम संभालते हैं, उनको यहाँ पे सर्वेंट्स बोला जा रहा है। उनकी भी क्वालिटीज़ भी इसमें बताते हैं कि उनमें भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और इस वजह से होनी चाहिए ताकि उन्हें जो भी ऑफिस अपॉइंट करा गया, जिस ऑफिस में से उन्हें अपॉइंट करा गया वो उसके लिए फिट हो सके। उनमें ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, एंड डेस्पोटिज्म होना चाहिए, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई जो भी राइटिंग है वहाँ पे पहुँच के कुछ लिखना है उनको वहाँ पे है, तो उनको स्क्रिप्चर्स सारे जानने चाहिए। गुड कंडक्ट होना चाहिए, बात करने का तरीका, सेल्फ कंट्रोल, मर्सी, डिग्निटी, स्ट्रेंथ, एनर्जी, फॉरगिवनेस, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। एंड जो किंग है उसे अपने स्टेट का प्रॉस्पेरिटी इंश्योर रखना चाहिए, कि वो उसका जो स्टेट है, देखिए दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है किंग के लिए, एक तो प्रॉस्पर रखना अपने स्टेट को, और दूसरा एक्सपेंशन करते रहना अपने स्टेट का, कितना ज़्यादा वो एक्सपैंड कर सकता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड प्रॉस्पेरिटी गेन करने के कुछ वेज बताते हैं भीष्म। सबसे पहली चीज़ बताते हैं कि कंसीलमेंट्स ऑफ हिज ओन शॉर्ट कमिंग्स, जो भी उसके शॉर्ट कमिंग है उनको उनका कंसीलमेंट करना, असर्टेनमेंट ऑफ लून होल्स ऑफ फोर्स, एंड हैविंग गुड एडवाइजर। अगर ये सब चीज़ें हों एक किंग के पास तो पक्का है कि उसका जो स्टेट है वो प्रॉस्पर करता जाएगा। एंड दंड नीति परफॉर्म करना ही चाहिए। दंड नीति एक तरीके से जस्टिस से भी रिलेट करता है। आज के टाइम में दंड नीति वही है जो जस्टिस है, तो पहले भी लगभग चीज़ें जस्टिस से मिलती हुई जो होती है, और जस्टिस उसको धर्म का बेसिस बनाना चाहिए जस्टिस के लिए। लाइक कोई भी चीज़ है वो धर्म के अनुसार करना है, तो धर्म ऐसा मान सकते हैं कि लाइक लॉ हो गया, ओके, लॉ, हम लॉ से धर्म को मान लेते हैं, और इसी तरीके से उसको जस्टिस अकॉर्डिंग टू धर्म लेना चाहिए। तो धर्म इज इक्वल टू लॉ हो गया, तो जस्टिस इज इक्वल टू लॉ हो गया, ओके। क्योंकि जो जस्टिस है वो धर्म के अकॉर्डिंग दी जाती है, और जो धर्म है वो क्या है, वो लॉज हैं, जो भी रीति चली आ रही है वो लॉज हैं, जो कि कहीं पर कंपाइल नहीं किए गए हैं, बट वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से बने हुए हैं। एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं कुछ ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि ऑब्लिगेशंस होते हैं लाइक हम जो भी हमारा किंग है या फिर जो भी हमारा स्टेट है, हम उसे क्यों रेस्पेक्ट करें या फिर हम उन्हें क्यों फॉलो करें। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें किंग को या फिर स्टेट को फॉलो करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए भीष्म बताते हैं इन द चैप्टर 68 ऑफ 59 वर्सेस ऑफ शांति पर्व। इसमें भीष्म बताते हैं कि हमें क्यों फॉलो करना चाहिए किंग को या फिर क्यों रेस्पेक्ट करना चाहिए किंग को। किंग इज अ पर्सन हु रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस इन फॉर्म ऑफ ऑल, बिकॉज जो भी किंग है उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, हैबिचुअल ओबीडियंस देना चाहिए हर किसी को, बिकॉज ही इज डिलाइटर ऑफ पीपल, बेस्टोवर ऑफ हैप्पीनेस, प्रोसेसर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बेस्ट ऑफ ऑल, द हीलर ऑफ इंजरीज, मास्टर ऑफ अर्थ एंड प्रोटेक्टर ऑफ मेन। क्योंकि वो जो किंग है उसमें सारी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, वो सब में बेस्ट है, वो उसकी वजह से उसके प्रजा में, उसके स्टेट में, उसके लोगों में हैप्पीनेस है। एंड बिकॉज ही इज़ डिलाइटर ऑफ द पीपल, क्योंकि उसकी वजह से जो लोग हैं वो आज खुश हैं, वो प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि जो पहले था, जो एक टाइम ऐसा था ओरिजिन ऑफ स्टेट से पहले, जिस टाइम पर एनार्की फैल चुकी थी पूरे अर्थ पे, तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए ये राजा आया है। इस वजह से हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। ही इज़ हीलर ऑफ इंजरीज, मास्टर ऑफ अर्थ। ये जो अर्थ है उसका मास्टर है, हम जो भी दुख है उसको हील कर रहा है वो।
एंड प्रोटेक्टर ऑफ मैन, जो भी लोग हैं सबका प्रोटेक्शन वो कर रहा है। इन सब वजहों से हमें किंग को रेस्पेक्ट करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस कर लेते हैं दंड नीति के बारे में। दंड नीति जो है वो पनिशमेंट से रिलेट करता है, यानी कि लिटरली दंड नीति से हम क्या समझ लेते हैं, साइंस ऑफ पनिशमेंट होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि ये जो दंड है ये सबका बिहेवियर मेंटेन करता है एंड सबको गाइड करता है कि ताकि वो धर्म के पथ पे चल सकें। देखिए वो कैसे करता है, धर्म जो है उसके डर की वजह से लोग कुछ भी गलत करने से डरते हैं। ओके, ऐसा होता है कि किंग की वजह से, और कुछ लोगों को पता होता है कि मतलब जो गलत करने जा रहे हैं उनके दिमाग में एक बार ही तो ये चीज़ें आती ही हैं कि अगर मैं ये गलत करूँगा तो मुझे जो हमारे किंग है या फिर जो हमारी जुडिशरी है वो पनिशमेंट देगी, हमको इतने साल की जेल हो जाएगी, इतना जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर हमको मृत्यु दंड हो सकता है। ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में आती है और एक बार को लोग कुछ पनिशमेंट करने से पहले सोचते हैं और शायद वो ना भी करें, कुछ गलत ना भी करें बिकॉज ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि उनको पनिशमेंट का डर होता है। एंड मैकेनिज्म टू डिस्ट्रॉय एविल एज सन डिस्ट्रॉय डार्कनेस, ये एक ऐसा भीष्म बताते हैं कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि सारी एविल्स को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, जिस तरीके से जो सन है वो डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करता है। सो ये चीज़ें भीष्म बता रहे हैं इन शांति पर्व, और वो बताते हैं कि व्हेन ऑल स्लीप it is done which awake and ultimately it is done which regulate behavior in society। जो जो पनिशमेंट का फियर है वो हमेशा जागता रहता है, लोग चाहे सो रहे हो या जग रहे हो, लेकिन पनिशमेंट का जो फियर है वो हमेशा जागता रहता है। और यही ऐसी चीज़, अल्टीमेटली यही एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो लोगों को बिहेवियर रेगुलेट कर रही है सोसाइटी में, जो लोगों को कुछ गलत करने से रोक रही है। बट क्योंकि दंड को भी लॉ के दायरे में रहकर यूज़ करना चाहिए, इसलिए कुछ चीज़ें, जब किंग किसी को दंड दे रहा हो उस टाइम कुछ चीज़ें किंग को अपने माइंड में रखना चाहिए कि जो भी लोग हैं उन सबको इक्वली पनिश करना चाहिए उन्हें। ऐसा मतलब इक्वली इन द सेंस ऐसे इक्वली नहीं, बट जिस टाइप से जिसकी गलती हो, जिस टाइप से जिसका क्राइम हो, उस टाइप से उसको इक्वल तराजू में तौल के सबको पनिशमेंट देनी चाहिए। ये नहीं है कि वो अपने बायसनेस के बेसिस पे, फेवरिज्म के बेसिस पे लोगों को दंड दे। मान लीजिए किसी को पसंद करता है और उसने कुछ क्राइम कर दिया तो वो उसे पनिशमेंट ना दे या फिर कुछ कम पनिशमेंट दे, और दूसरा बंदा जो वो उसको नहीं पसंद करता है तो वो उसको ज़्यादा पनिशमेंट दे दे रहा है। इस टाइप से उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं उनको इक्वल रखना चाहिए ड्यूरिंग द पनिशमेंट, जब वो पनिशमेंट दे रहा है उस टाइम पर। एंड दंड शुड बी यूज्ड tactically by the king, there should be balance because between crime and punishment। देखिए किंग लाइक कोई छोटी सी चोरी करके आ रहा है, उसको तुरंत वो मृत्यु दंड तो दे नहीं सकता है, उसको वो सुधारने का मौका देगा। चोरी एक छोटी चीज़ है तो तुरंत से उसे मृत्युदंड नहीं दे सकता है, इसलिए उसको जो भी अपने पनिशमेंट्स हैं उसको एक लॉ के दायरे में एक कितनी तक की उसकी पनिशमेंट हो सकती है, किस टाइप के क्राइम पर कितनी तक की उसकी पनिशमेंट हो सकती है, ये भी डिसाइड करके रखना चाहिए उसको। किसी ने बड़ा क्राइम करा है तो उसके लिए बड़ी पनिशमेंट, किसी ने छोटा क्राइम किया तो उसके लिए छोटी पनिशमेंट, इस टाइप से डिवीज़न भी करके रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी वक्त पर वो किसी छोटे नन के लिए बड़ा कोई पनिशमेंट दे देगा तो इसकी वजह से जो प्रजा होगी उसकी वो अपसेट हो जाएगी, उसे बहुत दुख होगा कि इतनी छोटी सी गलती थी, एक चोरी ही तो करी थी उसने और उसको मृत्युदंड मिल गया। इस टाइप से अगर होगा तो प्रजा को बहुत मतलब प्रजा राजा से अपसेट हो सकती है और वो राजा को हटाने तक की बात कर सकती है। एंड आफ्टर दैट अगर मान लीजिए कोई बड़ी चीज़ है और उस पर भी राजा उसका कोई बहुत इन्फ्लुएंसिव पनिशमेंट नहीं देता है, किसी ने बड़ा क्राइम करा है, तो इससे क्या होगा कि लोगों का जो विश्वास है वो राजा से हटता रहेगा, वो दंड नीति से हट जाएगा। तो ये सब बहुत ही बुरा होगा स्टेट की स्मूथ फंक्शनिंग में, ये चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करेंगी। इसलिए एक किंग को, राजा को समझ बूझ कर लोगों को पनिशमेंट देना चाहिए। एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो कलेक्शन ऑफ टैक्स होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है फॉर पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो भीष्म ने शांति पर्व के 71st चैप्टर में बताया है टैक्सेशन के बारे में, और वो बताते हैं कि जो भी टैक्सेशन है
वो अप्रोप्रिएट टैक्सेस लगाने चाहिए किंग को, अकॉर्डिंग टू लॉ बनाने चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ। जितना कि उस टाइम पर एक टाइम पर लगा सकते हैं टैक्स, उतना ही लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। एंड जो क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन अपॉइंटेड, जो जो रेवेन्यू कलेक्टर अपॉइंट करे जाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी कुछ क्वालिटीज़ बताते हैं भीष्म। लाइक उस उनमें ग्रीड और करप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ग्रीडी या फिर करप्टेड इंसान को आप रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है एक स्टेट के लिए, वहाँ पे एक करप्ट इंसान को आप बिठा देखो, तो कभी आपका ट्रेजर अच्छे से नहीं भर पाएगा और हमेशा आपके राज्य में कमी ही रहेगी, क्योंकि जो करप्ट इंसान है वो खुद के लिए कुछ ना कुछ उसमें से निकाला करेगा। इसलिए किसी भी ग्रीडी या फिर करप्ट इंसान को इस जगह पे नहीं बैठाना चाहिए। एंड आफ्टर दैट जो हमने आपदा धर्म पढ़ा था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो ये जो शांति पर्व है, इसके कुछ सब पार्ट्स के बारे में हमने बात करी हुई थी, जिसमें से एक था राजधर्म, द सेकेंड था आपदा धर्म। सो ये सेकेंड वाला हम डिस्कस कर लेते हैं, कंडीशंस ऑफ इमरजेंसी। अब द कंडीशंस ऑफ इमरजेंसी की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें देखते हैं कि इमरजेंसी क्या हो सकती है एक स्टेट में। सबसे पहले ये देख लेते हैं। सो ये जो इमरजेंसी होती है, ये एडवर्सिटी की सिचुएशन जो आ जाती है स्टेट्स में, वो होती है। और जब किसी चीज़ की क्राइसिस आ जाती है लोगों में, किसी भी तरीके की क्राइसिस आ गई है, या फिर जो लाइक फेमाइन और फ्लड एंड आउटब्रेक ऑफ वॉर, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ और कुछ मैन मेड कैलेमिटीज़, अगर इस टाइप की कोई चीज़ आ जाती हैं, हजार्डस चीज़, तो किस तरीके से इसमें डील करना चाहिए एक किंग को। तो इसमें कहते हैं किंग इसके लिए सबसे पहले चीज़ बताते हैं भीष्म कि उस तुरंत किंग को अपने ऑर्डिनरी लॉज को कैंसिल कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। जो भी लॉज वो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो पहले से चले आ रहे हैं, उनको उसे कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो एडवर्सिटीज़ आती हैं, इनका कुछ अपना अलग ही मोरालिटी होती है। और इस वजह से सारी मोरल चीज़ें जो भी चलती रहती हैं, उसको कैंसिल कर देना चाहिए किंग को। एंड फाइनली भीष्म बोलते हैं कि जो वेलफेयर ऑफ स्टेट एंड पीपल इज मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है किंग का, क्योंकि जो किंग है वो उसे बनाया किस लिए गया है। जो किंग बनाने का ऑब्जेक्टिव था वो लोगों के लिए प्लेजर का था। इसलिए किंग को चाहिए कि वो हमेशा लोगों के वेलफेयर और स्टेट के वेलफेयर के लिए सोचे, कार्य करे, जो भी अपने कदम उठाए वो लोगों के वेलफेयर के लिए उठाए। इसलिए उसे हमेशा इमरजेंसी जैसी सिचुएशन से बचना चाहिए। बट अगर इमरजेंसी आ जाती है तो उसे सबसे पहली चीज़ ऑर्डिनरी लॉज को ख़त्म कर देना चाहिए। एंड जो भी जिस तरीके से रूल्स वो बनाता है, उस पर बहुत ध्यान से उसे रूल्स बनाने चाहिए, और टैक्सेशन उसे कम कर देनी चाहिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है। और जैसा भी उसे धर्म जिस तरीके से उसको पालन करने को बोलता है, वही चीज़ें उसे करनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं कुछ इंटर स्टेट रिलेशनशिप, जैसा कि बताते हैं भीष्म। सो भीष्म बात करते हैं इंटर स्टेट रिलेशनशिप्स की। तो वो क्या बताते हैं कि जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनके बारे में शांतिपुर में डिस्कस करते हैं, और बताते हैं कि जो भी किंग का वेलफेयर है, जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो भी किंग का ऑब्जेक्टिव है वो है वेलफेयर ऑफ स्टेट एंड पीपल। सो इसको अचीव करना कर कैसे सकता है वो, बाय स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेजरी। देखिए, स्ट्रॉन्ग आर्मी अगर किसी को बनाना है, किसी भी किंग को, तो उसको ट्रेजरी तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी पहले। और ट्रेजरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमेशा चेंज करते रह सकता है, या फिर टाइम टाइम पर चेंज करते रहना चाहिए उसे। वो अगर मान लीजिए उसको ट्रेजरी अपनी कंप्लीट करने में अपने अपने जो भी एनिमीज़ हैं उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है, और अपने जो एलाइज हैं उनको अपोज करना पड़ रहा है, तो ये भी कोई गलत चीज़ नहीं है। ऐसा भी इसमें बताते हैं कि अगर ऐसे टाइम में ये कोई गलत चीज़ नहीं है अपने सपोर्ट करना अपनी एनिमी को भी, किस वक्त पर, जब उसे अपनी ट्रेजरी मेंटेन करनी है, अपनी मिलिट्री मेंटेन करनी है। क्योंकि अगर मिलिट्री अच्छी नहीं रहेगी तो उसका जो भी स्टेट है वो उसका प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा, उसका वेलफेयर नहीं हो पाएगा। और आर्मी को बेटर करने के लिए उसको लाना पड़ेगा, उसको ट्रेजरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ट्रेजरी मेंटेन किसी भी तरीके से वो कर सकता है, आइदर हेल्पिंग हिज एनिमीज और अपोजिंग हिज अलाइज। को किसी भी तरीके से उसे अपनी आर्मी मेंटेन करनी है, ट्रेजरी उससे लानी है। ओके, तो इसी वजह से भीष्म बोलते हैं कि जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप है ये बिल्कुल एनार्किक वर्ड है, और यहाँ पर किंग को अपने विवेक के हिसाब से काम करना पड़ता है, अपने अपने बुद्धि के हिसाब से काम करना पड़ता है। यहाँ पे नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी, यहाँ पे कोई भी परमानेंट फ्रेंड या फिर परमानेंट एनिमी नहीं होते। इसलिए हर किसी को इक्वली ट्रीट करो, हर जो भी किंग है, जितने भी किंग है, सबको इक्वली ट्रीट करो, किसी को ज़्यादा ना ही किसी को कम।
या फिर आप किसी को ज़्यादा कम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसा कि आपके सामने जैसे सिचुएशन बन रही है, किसी को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना पड़ रहा है तो उसको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करो, क्योंकि आपको अपने स्टेट का वेलफेयर करना है। इसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। और अपने स्टेट को बचाने के लिए कुछ तरीके बताते हैं भीष्म। वो क्या बोलते हैं कि किंग शुड ब्रेक द ब्रिजेस ओवर द रिवर्स, जो भी ब्रिजेस उसने बनवाए हुए हैं अपने रिवर के ऊपर, ताकि जो भी अपोजिंग या फिर जो भी अगेंस्ट हैं आर्मीज, वो जल्दी से हमारे तक ना पहुंच पाए। इसके लिए रिवर्स के ब्रिजेस को तोड़ देना चाहिए और उनमें से वाटर निकाल लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप वाटर नहीं निकाल पा रहे हो तो उसमें पॉइजन डाल दीजिए। पॉइजन अगर वो आएंगे, और कोई कितना पानी लेके अपने साथ चलेगा, हर कोई जानता है कि पॉन्ड होंगे, रिवर्स होंगे, वहाँ से हम पानी पी लेंगे। तो वहाँ पर क्या, उसमें क्या करिए, आप जहर डाल दीजिए, ताकि जो भी आपके एनिमी आए और वो उस वहाँ से पानी लें तो वो उनकी उनकी डेथ हो जाए और वो हार जाए। और ये सारी टेक्निक्स जो भी हैं, ये सेल्फ डिफेंस के लिए भीष्म सही मानते हैं और इनको सर्टिफाई करते हैं कि ये सब सही है। अगर मान लीजिए कोई आपके खिलाफ है, कोई आप पे अटैक कर रहा है उस टाइम पर, सो ये जो बताया इन्होंने, डिफेंड दिस स्टेट को डिफेंड करने के जो तरीके बताए हैं, ये चैप्टर 69 में बताए हुए हैं। और 95 में बताते हैं। चैप्टर 95 में भीष्म कुछ ऐसे चीज़ें बताते हैं, कुछ ऐसे धर्म विजय के कुछ चीज़ें बताते हैं युधिष्ठिर को, धर्म विजय को इंश्योर करने के लिए। लाइक जो भी जो भी युद्ध लड़ो, वो बोलते हैं युधिष्ठिर से कि तुम जो भी युद्ध लड़ो उसमें अपने धर्म के विजय की बातें किया करो, क्योंकि अगर आप अधर्म के तरीके से युद्ध करोगे, अगर आप लॉज को, युद्ध के जो लॉज होते हैं उनको फॉलो नहीं करोगे, अधर्म के पथ पे चलोगे, अधर्म युद्ध करोगे, तो क्या होगा, जो आपका जो चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, आपका खुद का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। वो किसी और का आप डिस्ट्रक्शन नहीं करोगे अधर्म युद्ध से, आप बल्कि खुद का डिस्ट्रक्शन कर रहे हो। एंड 100 चैप्टर में जो शांति पर्व का जो 100वां चैप्टर है, 100 जो चैप्टर है, उसमें वो कुछ किंग को कुछ एडवाइसेस देते होते हैं टू मोबिलाइज हिज आर्मी इन चैत्र मंथ ड्यूरिंग द टाइम देयर इज प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स टू ईट एंड क्लाइमेट इज सो मॉडरेट। तो वो क्या बोलते हैं कि जो किंग है उनको चाहिए कि अपनी आर्मी को चैत्र मंथ कब होता है, चैत्र मंथ ये जो मार्च का हमारा जो मंथ होता है उसी टाइम पे ये चैत्र मंथ होता है। इसी टाइम पे भगवान राम का जन्म हुआ था, चैत्र रामनवमी को। आप जानते होंगे शायद, अगर आप थोड़ा लोकल चीज़ों से कनेक्ट कर रहे होंगे तो इस टाइम पे जो जो भी उनकी आर्मी होती है या फिर जो भी उनकी कैवेलरी होती है, उनको क्या करना चाहिए, किंग को हटा देना चाहिए वहाँ से, क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स उगे होते हैं। और ग्रेन्स को जब तक वो ग्रेन्स हार्वेस्ट नहीं कर लिए जाते हैं तब तक उनको अपनी कैवेलरी हटा देनी चाहिए, ताकि जो भी घोड़े हैं, जो भी उनके हाथी है, ये सब हैं, वो सब इनके ग्रेन्स को ख़त्म ना कर जाए। एंड आफ्टर दैट कुछ एलाइज की बातें कर रहे होते हैं भीष्म, लाइक काइंड्स ऑफ एलाई, वो कुछ कुछ एलाइज बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं सबसे पहला जो एलाई बताते हैं भीष्म, वो बताते हैं सहर्थ। सहर्थ वो लोग होते हैं जो लाइक जो हेरिडिटरी चले आ रहे हैं एलाइज, जो बहुत पहले से जो राजा हैं उनके पिता के टाइम के, उनके उनके फादर के टाइम पे, उनके फादर ऊपर ऐसे एलाइज चलते आ रहे हैं, उनके मित्र राष्ट्र हैं ऐसे। एंड फिर सेकंड बताते हैं भजामन। जो जो सेकंड है भजामन, वो लाइक उनको आपके स्टेट ने, लाइक जो भी स्टेट है उसने किसी कैलेमिटी, किसी एडवर्सिटी के टाइम पे प्रोटेक्ट करा हुआ है, वो एक एलाई बन जाते हैं, क्योंकि हमने जब उनको ज़रूरत थी तब हमने उनकी हेल्प करी थी, तो वो हमारे मित्र हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड हो जाते हैं, वो एक एलाई हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट सहज आता है। तो सहज जो होते हैं वो भी किन रिलेटेड होते हैं, मतलब हमारी फैमिली के कुछ लोग हैं जो दूसरा राज्य बना के बैठ गए हैं, वो भी किन रिलेटेड होते हैं। एंड आफ्टर दैट फोर्थ बताते हैं कृत्रिम, किंग्स हु दोज हु टर्न इनटू फ्रेंड्स ड्यू टू ग्रीड। आप मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे राजा हो, आपके पास ट्रेजर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो कुछ लोग आपके फ्रेंड बन चुके हैं वो होते हैं कृत्रिम फ्रेंड। ये जो आपकी ट्रेजरी देख के ग्रीड की वजह से आए हुए हैं, वो आपके हो जाते हैं कृत्रिम फ्रेंड। तो ये जो काइंड्स ऑफ एलाइज हैं, ये शांतिपुर के चैप्टर 80 में बात करी हुई है इसकी। भीष्म ने, वेद व्यास ने इसे लिखा हुआ है। एंड आफ्टर दैट ये बताते हैं, भीष्म बताते हैं कि इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे एलाइज हैं जिनको हमें बेस्ट कंसीडर करना चाहिए, जो हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आ सकते हैं, लाइक जो सहज हैं और जो सहर्थ हैं। सहज
जो पहले से जो लाइक जो किन रिलेटेड है, जो हमारे ही लोग थे और दूसरे राज्यों में चले गए हैं, वो हमारा फिर से साथ दे सकते हैं। एंड साहत जो कि हेरिडेटरी चले आ रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से हमारे एलाइज बन के चले आ रहे हैं, वो हो सकते हैं। और ये जो कृत्रिम एंड भजामन है, कृत्रिम तो बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देंगे। जैसे आज वो आपके पास ग्रीड की वजह से आए हैं, वैसे ही अगर कल आपके पास ट्रेजरी नहीं रहेगी तो वो किसी और के पास चले जाएंगे ग्रेड की वजह से। एंड भजामन क्योंकि एडवर्सिटी से आपने उन्हें प्रोटेक्ट किया है, इस वजह से वो आपके साथ हैं। कल पता नहीं उनका मूड चेंज हो किधर हो जाए, इसलिए सहज एंड सहत दो ही सबसे बेस्ट होते हैं एलाइज में। एंड आफ्टर दैट हम कुछ नोटेबल थिंग्स जो कि हमने अभी तक नहीं डिस्कस करी और जो हैं, या फिर इनमें से काफ़ी चीज़ें हमने मनुस्मृति में डिस्कस करी हुई हैं, क्योंकि जो ये महाभारत है इसे एक लिंक माना जाता है बिटवीन मनुस्मृति एंड ये जो आर्यभट्ट सॉरी ये जो कौटिल्य लिखेंगे अर्थशास्त्र, इसके बीच में अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के बीच में ये महाभारत को एक लिंक माना जाता है। इसलिए काफ़ी कुछ चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं इसकी, और आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। इस वजह से इस लेक्चर में हमने नहीं डिस्कस करा हुआ है। तो वो कुछ चीज़ें ये हो जाती हैं 4 वर्णास या फिर 4 कास्ट, जो कि हमने मनुस्मृति में देखी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कुछ 4 वर्णास बताए हुए हैं मनुस्मृति में, उसमें हमने डिटेल्ड डिस्कस करा हुआ है, इस वजह से हमने इसमें नहीं किया। फिर 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करा हुआ है, हमने पिछले दोनों लेक्चर्स में डिस्कस करा हुआ है पुरुषार्थ को। एंड उसके बाद फिर आ जाता है मीन्स टू अचीव किंगशिप, सत्य, उपापत्ति, सदाचार एंड उपाय। ये जो सत्य है इसका तो सिंपल सा मीनिंग जैसा हम समझते हैं कि सत्य का मीनिंग होता है सच बोलना, उसी तरीके से। एंड आफ्टर दैट आ जाता है उपापत्ति इज लाइक रीजनिंग के तरीके से किंगशिप अचीव करना, या फिर सदाचार के तरीके से यानी कि गुड कंडक्ट के तरीके से, उपाय यानी कि एक्सपीडियंसी के तरीके से आप किसी भी तरीके से किंगशिप को अटेन कर सकते हो, यानी कि राज्य को आप किसी भी तरीके से राजधर्म निभा सकते हो। फिर वुमेन स्टेटस के बारे में भी बात करी गई है महाभारत में, यानी कि शांति पर्व में भीष्म वुमेन स्टेटस की भी बात करते हैं। इसमें क्या बताते हैं कि जो वुमेन है, देखिए क्योंकि वुमेन स्टेटस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम जब मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में आएंगे तो उसमें हम एक स्ट्रीम पढ़ेंगे जो कि फेमिनिस्ट से रिलेट करती रहेगी, इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। तो वहाँ पर भीष्म बताती है कि जो वुमेन है पावर ऑफ इंस्पिरेशन है एंड मोर पावरफुल दैन मेन इन सम एस्पेक्ट्स, क्योंकि उस टाइम पर मातृशक्ति को बहुत ही ज़्यादा माना जाता था, माता दुर्गा की बहुत ज़्यादा पूजा करी जाती थी, इसलिए एक पावर ऑफ इंस्पिरेशन हुआ करती थे वुमेन, और कई जगहों पर उन्हें मेन से भी ज़्यादा पावरफुल माना गया है। एंड फिर महाभारत डज नॉट अलाउ रॉयल एब्सोल्यूटिज्म है महाभारत में। मान लीजिए वहाँ पे मोनार्की है, सिंगल गवर्नमेंट है, बट वहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म नहीं अलाउड है। मतलब कि अगर कोई राजा है वो गलती करता है तो उसे एक मैड डॉग की तरह लोगों को चाहिए कि वो एक मैड डॉग की तरह किल कर दें। अगर वो कुछ चीज़ें गलत करता है, अगर वो किंग में राइटियसनेस नहीं है तो लोग उसे किल कर सकते हैं। और फिर आती है सप्तांग थ्योरी, जो कि स्वामी अमात्य कोश दुर्गपुर इन सब से बनती है। तो इसको क्योंकि हम अर्थशास्त्र में बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे, ये बहुत ही बेहतर तरीके से अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया है, इसलिए हमने इसमें नहीं डिस्कस करा हुआ है। एंड दिस वॉज ऑल। ये सब कुछ चीज़ें हमें महाभारत के बारे में पढ़नी थी, शांति पर्व के बारे में पढ़नी थी। आई थिंक आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जैसा कि महाभारत या फिर धर्मशास्त्र या फिर राजधर्म, ये सब चीज़ें थोड़ी टिपिकल हो जाती है हमें समझने में, बट मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन को जरूर हिट करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम पर मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।